हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू विन साइंस। मेरा नाम है स्वानंद एंड यू गाइस आर वाचिंग विन साइंस। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं स्पीसीएशन के बारे में। सो यू गाइस आर वाचिंग क्लास 10th सीबीएसई का टॉपिक जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इस टॉपिक के अंदर हमने हेरिडिटी के बारे में सब कुछ जान लिया है। इवोल्यूशन के बारे में कल के चैप्टर में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया है। आज हम वही कंटिन्यू करते हुए लेके जाएंगे स्पीशिएशन तक। अभी स्पीशिएशन क्या है या फिर स्पीशिएशन जो भी कहना है तो वो क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, डार्विन के बारे में आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। डार्विन के बारे में जो चीज़ें आज डिस्कस होने वाली है वो आप लोगों को आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो तब भी आप लोगों को कई सारी ये चीज़ें जानने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डार्विन की हिस्ट्री क्या थी। ओके, डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बोट में बैठकर गैलापागोस आइलैंड, इस जगह पे बोट लेके चले गए। वहाँ पर जब वो रुके थे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी रिसर्च चालू की और वहाँ पे उन्होंने एक बर्ड ली। तो उस बर्ड का नाम था डार्विन्स फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस नाम का एक बर्ड था, तो उसको वो ऑब्जर्व करने लगे। तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा क्रेजी डिस्कवरी करी। तो वो डिस्कवरी ये थी कि एक सेम आइलैंड पर अलग अलग टाइप के चोंच होने वाले फिंचेस मौजूद है। मतलब अलग अलग टाइप की चोंच होने वाले सेम ब्रीड के फिंचेस वहाँ पे है। अब ये फिंचेस फिंचेस नहीं करते, चिड़िया कहेंगे हम। तो अलग अलग टाइप की चोंच होने वाली सेम ब्रीड वाली उन्हें चिड़िया मिली। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए कि एक ही स्पीशीज़ की इतनी सारी अलग अलग चोंचें कैसी हो गई, तो ये चोंचें इवॉल्व कैसे हो गई। तो इसका जवाब ये था कि देखो, वो जो चिड़िया थी तो वो उस आइलैंड पर कई सारे सालों से थी। दूसरी चीज़, वो आइलैंड मेन लैंड से काफ़ी दूर था और इस वजह से क्या होता था, वहाँ पे खाने की भी शॉर्टेज कभी कभी हुआ करती थी। तो इस वजह से कुछ फिंचेस थी तो वो सीड्स खाती थी, कुछ थी वो फ्लावर्स खाती थी, कुछ थी वो फ्रूट्स खाती थी, कुछ थी वो स्टेम्स खाती थी, कुछ थी वो लीव्स खाती थी और कुछ ऐसी थी जो इंसेक्ट्स खाती थी। तो कुछ ज़मीन के अंदर से खोद के चीज़ें निकाल के खाया करती थी। और इस वजह से, इस ईटिंग हैबिट्स की वजह से उन्हें कई सारे और टाइप की चोंचें उन्हें देखने को मिली। बीक्स कहते हैं, ओके, चोंच को कुछ इस तरीके से होती है और ऐसी चिड़िया होती है। ओके, तो ऐसी ये डिस्कवरी करी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, डार्विन साहब ने इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद थियरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज कर दिया। इसका मतलब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिख दिया और एक बुक लिख दिया जहाँ पर थियरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर जो भी थियरी ऑफ इवोल्यूशन था तो वो उन्होंने अपना प्रपोज कर दिया। ओके, यहाँ तक था जो डार्विन ने जहाँ तक रिसर्च करी थी। अब ये हो गया कि दिस वाज द फाउंडेशन। ओके, ये फाउंडेशन था जेनेटिक्स का। हम वैसे देखा जाए तो जेनेटिक स्टडीज़ के बारे में ये वैसे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन था, इवोल्यूशन के स्टडीज़ का ये फाउंडेशन था। और इन्होंने ये भी कह दिया कि हर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, जो आ रहा है, तो वो अपने एंसिस्टर से थोड़े थोड़े वेरिएशन के बाद एक नया स्पीशीज फॉर्म हो जाता है। मतलब क्या कि एंसिस्टर्स के कुछ गुण उसके अंदर है और कई सारे नए डेवलप्ड वेरिएशंस भी उसके अंदर है और इस वजह से वो एक सेपरेट स्पीशीज बन जाती है। ये सब कुछ हमने जाना। ओके, आज के इस सेशन में हम लोग स्पीशिएशन के बारे में जानेंगे। अब जो नई नई स्पीशीज होती है तो वो कैसे फॉर्म हो गई, ये सारा का सारा प्रोसेस आज हम जानने वाले हैं। ओके, वी हैव सीन सो फार what we have seen so far is micro evolution. Micro evolution मतलब बहुत छोटे लेवल पे evolution. That means that the changes are small even though they are significant. तो हमने अब तक जो भी जाना है तो वहाँ पे हमने सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस, जिनको हमने वेरिएशन कहा, उनके ही बारे में जाना है। ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो वो ऐसे
तो वो ऐसे चेंजेस थे जो थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं. इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू विन साइंस. एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू. बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीशीज कम इन टू एग्जिस्टेंस. अब देखो, ये छोटे छोटे वेरिएशंस के बारे में ही अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन इन सारे के सारे वेरिएशंस के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म आता है, तो वो कैसे तैयार होता है, या फिर एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज किस तरीके से फॉर्म होती है, ये हमने अब तक नहीं जाना. फॉर एग्जाम्पल, किसी डक से, डक के बाद कई सारे आगे जाकर स्वैन कैसे बना, या फिर मंकी के बाद आगे जाके इंसान कैसे बना, तो ये हमने अभी तक नहीं जाना. तो आज इस सेशन में हम लोग उन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं. दैट कैन दैट कैन बी सेड टू हैव हैपेंड only if this group of beetles we are thinking about splits into the two population that cannot reproduce with each other. When this happens, they can be called as two independent species. तो और एक काफ़ी क्रेजी बात ये आ जाती है कि देखो, हम किन दो ऑर्गेनिजम्स को दो सेपरेट स्पीशीज बताएंगे. तो देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा एक मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दो स्पीशीज़ के बीच में. आप कहोगे सर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. सी, बोथ आर इन द सेम स्पीशीज़. अगर हमने कहा कि सर चलो ये दो इंसेक्ट्स हैं, ये एक इंसेक्ट है, ओके. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों में डिफरेंट है एक दूसरे से. हम कैसे कैसे गेस कर सकते हैं कि ये एक अलग स्पीशीज़ है और ये एक अलग स्पीशीज़ है. हम कैसे इन दोनों को एक इंडिपेंडेंट अलग स्पीशीज़ कह सकते हैं. तो इसका मैं सिंपल जवाब देना चाहूँगा. इफ़ दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टुगेदर, दीज आर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़. इफ़ ए एंड बी कैन नॉट रिप्रोड्यूस टुगेदर, मतलब ये दोनों मिलके बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो ये दोनों सेपरेट स्पीशीज़ है. अब आप कहोगे कि सर कुत्तों में भी कई सारी अगर स्पीशीज़ होती है क्या, तो नहीं. कुत्तों की मोस्टली ब्रीड्स होती है, ओके, ब्रीड्स. एंड ब्रीड्स कैन इंटरब्रीड, ओके, मतलब ब्रीड्स अपने में ब्रीड कर लेती है, लेकिन स्पीशीज एक साथ ब्रीड नहीं कर सकती. जैसे देखो, वुल्फ और डॉग एक साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जर्मन शेफर्ड एंड डॉग, नॉर्मल डॉग, ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये दोनों सेम स्पीशीज़ में हो गए, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ में हो गए. टाइगर एंड लॉयन या फिर कैट एंड लायन, तो ये दोनों रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो इनकी स्पीशीज़ कंप्लीटली डिफरेंट है. ह्यूमन्स एंड चिंपांजीज दोनों आपस में मिलकर बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो ये दोनों सेपरेट स्पीशीज़ है. ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है. ये वैसे इंपॉर्टेंट है ही, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में. अगर आपको कभी पूछा जाए कि कैसे आप बताओगे कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ है और ये डिफरेंट स्पीशीज़ है, मेन आप लोगों को देखना है कि क्या वो दोनों रिप्रोड्यूस कर लेते हैं. अगर हाँ, तो वो एक स्पीशीज़ में, अगर नहीं तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ में, ओके. सो द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज कैन दे रिप्रोड्यूस with each other or not. Consider what would happen if the bushes the beetles feed on are spread widely over the mountain ranges. The beetle population becomes very large, and as a result, but individual beetles feed mostly in a few nearby bushes throughout their lifetime. तो देखो, हमने क्या किया. Consider what would happen if the bushes the beetle feed on are spread widely over mountain ranges. ओके, तो देखो ये इतने बड़े बड़े पहाड़ है. अब मैं आप लोगों को पिक्चर बना के दिखाऊंगा. तो कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रास है, यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे ग्रास है. तो देखो, यहाँ वाला बीटल ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जाएगा, यहाँ पे तो नहीं जाएगा. तो देखो, दे डू नॉट ट्रैवल फार. सो इन दिस ह्यूज population of beetles, there may be subpopulations in the neighborhoods. Since male and female beetles have to meet for reproduction to happen, most of the reproduction will be within the subpopulations of subpopulations. अब ये क्या होता है सब पॉपुलेशन? अब ये आप लोगों को हमारी धरती पर भी देखने को मिलेगा. अब देखो, ये बीटल यहाँ से और ये हो गई फीमेल यहाँ से, तो ये मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर ही ये जोड़ा बनेगा,
यहाँ वाले बीटल्स यहाँ पे जाने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, तो यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएंगे, और यहाँ वाले बीटल्स भी यहाँ भी नहीं जाएंगे और यहाँ पे भी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, कि ये दोनों भी अपने आप में ही रिप्रोडक्शन कर लेंगे और ये भी अपने आप में ही रिप्रोडक्शन कर लेंगे, और ये अपने आप में ही डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये ये अपना एक सेपरेट सब पॉपुलेशन ही तैयार कर लेंगे। सब पॉपुलेशन मतलब क्या, कि ये सेम ब्रीड या फिर सेम स्पीशीज में तो है, हाँ ब्रीड्स नहीं, ये दोनों सेम स्पीशीज में तो है, लेकिन ये अपने आप में ही थोड़े थोड़े डिफरेंट है। मतलब ये एक दूसरे से जेनेटिकली थोड़े ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकली सिमिलर है। अब ये आप लोगों को कैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, अगेन ये कुछ रेसिज्म वगैरह वैसी कोई चीज़ नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इफ़ यू सी द पीपल फ्रॉम चाइना, इफ़ यू सी द पीपल फ्रॉम चाइना and if you see the people in India, Indians are comparatively tall, dark, fair भी होते हैं लेकिन tall, dark and mostly having curly hairs, around big eyes। ये हो गया इंडियंस का थोड़ा थोड़ा लुक, एंड मुस्टैच वगैरह रखते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक सब पॉपुलेशन पकड़ लिया। चाइनीज़ अगर आप देखोगे तो चाइनीज़ के ऊपर लोगों के ऊपर कम बाल होते हैं, उनका हाइट भी कम होता है। सो दिस इज़, और ये अपने आप में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वी बोथ आर इन द सेम स्पीशीज बट वी आर फ्रॉम द डिफरेंट सब पॉपुलेशन। अगर आपने एशियंस को देखा और अगर आपने अफ्रीकन्स को देखा तो वहाँ पे भी आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा, लेकिन दे कैन रिप्रोड्यूस टुगेदर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अफ्रीकन्स एंड यूरोपियंस आर completely different in the body structure. Africans are stronger, taller, and slightly darker, and and like muscular, more muscular than Europeans. Europeans are white, okay. Europeans are white with blonde hair, I guess. So ऐसे ये सब पॉपुलेशंस में डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन आखिरकार हम एक ही स्पीशीज है। ओके, of course an occasional adventurous beetle might go from one side to another, or the beetle is picked up by crow from the one side and dropped to the other side without being eaten. In the either case, migrant beetle will reproduce in the local population. This will result in genes of migrant beetle entering. Okay, अब मैं बता देता हूँ। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ वाला बीटल जो है, इसको समझो हम कौवे ने ऐसे पकड़ लिया और यहाँ पे जाके छोड़ा, तो ये यहाँ पर भी अपना जीन्स स्प्रेड करेगा, तो ये यहाँ पर भी रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। या फिर चलो मान लो एक आदमी यहाँ से जापान चला गया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ पे फैमिली नहीं बना सकता खुद की, और ऐसा करते भी है लोग, यहाँ से वहाँ जाके वहाँ पर शादी करके वहाँ पे रहेंगे। सो ये एडवेंचरस बीटल मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड बीटल है, तो वो भी वहाँ पे जा सकता है। वैसे इंडियंस भी वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ के भी यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, सो this kind of gene flow is bound to happen between the populations that are partly but not completely separated. तो ये जीन्स फ्लोज तो होते रहते हैं, जो completely तो आइसोलेटेड नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक आइसोलेटेड सेल्फ पॉपुलेशंस में भी, सब पॉपुलेशंस में भी। If, however, between two such subpopulations a large river comes into existence, the two populations will be further isolated. The levels of gene flow between them will decrease even further. लेकिन आप समझ लो, चलो हम समझ लेते हैं कि चलो इसके बीच में एक रिवर आ गई, इसके बीच में एक रिवर आ गई, तो पासिंग और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो जीन फ्लो रुक जाएगा। या फिर चलो समझ लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान समझ लो, तो बॉर्डर आ गया, तो इस वजह से जीन फ्लो यहाँ से वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, तो डिक्रीज इन जीन फ्लो आप लोगों को दिख जाएगा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नोट्स वोट्स नहीं बनाए, और इतना ज़्यादा ऐसा मतलब एक्सप्लेन करके बताने वाली चीज़ें भी नहीं है, वैसे आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो। ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल अक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन ईच टाइप ऑफ पॉपुलेशन। ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन में also operate differently in these different geographic locations. Thus, example, in the territory of one subpopulation, crows are eliminated by eagles, but this does not happen in the other subpopulations where crows number is very high. As a result, the green variation will not be selected at the first site, while it will be strongly selected in the second. अब देखो सर, ये बता दो। ओके, देखो हम लोगों ने क्या किया, इसके बीच में ये दो सब पॉपुलेशन ले लेते हैं, और इनके बीच में समझो चलो अर्थक्वेक आ गया, और अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ, ये यहाँ वाली जो ज़मीन थी,
तो ये कुछ ऐसी रह गई। ये काफ़ी ब्लंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, वैसे काफ़ी डिटेल्स से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये ज़मीन कुछ यहाँ पे ऐसे रह गई। ओके, ऐसे यहाँ पर जो बीटल्स है, ओके, यहाँ पर ऐसी घास थी। ओके, घास, हम घास भी ड्रॉ कर लेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ लेते हैं, यहाँ वाले कौवों को ईगल्स खा गए, यहाँ वाले कौवों को ईगल्स ने नहीं खाया। तो देखो, यहाँ पर खाया है, इसलिए यहाँ पे रेड बीटल्स आराम से रह पाएंगे। रेड बीटल्स को मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, रेड बीटल्स ऐसे मस्त चिल करेंगे। यहाँ पे रेड बीटल्स की पॉपुलेशन ग्रो होगी, लेकिन यहाँ पे कौवों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कौवे रेड बीटल्स को खाएंगे। तो रेड बीटल्स खाएंगे तो यहाँ पे रेड की पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन ग्रीन की पॉपुलेशन अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रीन बीटल्स बहुत सारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रांगली नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी, यहाँ पे स्ट्रांगली नेचुरल सिलेक्शन से रेड एलिमिनेट हो जाएंगे और जो ग्रीन है वो बच जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हैपन्स। Together, the process of genetic drift and natural selection will result into these isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. अब ये समझ लो, लाखों, हजारों, करोड़ों साल तक ये दोनों सेपरेट रहने लगे। हजारों साल तक ही बहुत हो गया, तो ये दोनों सेपरेट रहने लगे। तो इस सेपरेशन की वजह से इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। ड्रिफ्ट की वजह से देखो, इनके अंदर, इनके जीन्स के अंदर डिफरेंसेस 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 डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे एक टाइम पर कि ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ ये एक नई स्पीशीज़ बन जाती है, एंड दिस इज़ अ न्यू स्पीशीज़ दैट इज़ फॉर्म्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे देखा जाए तो। और हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ इसी तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण एक नया स्पीशीज़ बन के उभर रहा है या फिर उभर जाता है। Eventually, the members of these groups will not be capable to reproduce with each other, and even if they happen to meet, तो अगर कई सालों बाद मिल भी गए तो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक सेपरेट स्पीशीज़, ये एक सेपरेट स्पीशीज़ बन ही जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एंड नेचुरल सिलेक्शन की वजह से किस तरीके से एक नई स्पीशीज़ बन जाती है। देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज by which this can happen. If the DNA changes are severe enough, they can change in the number of chromosomes. Eventually, germ cell of the two cannot fuse with each other, or the new variation emerges in which green females will not. Okay, ठीक है। Now, if such green females cannot, न्यू स्पीशीज, ओके ठीक है। अब देखो, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये लाखों सालों तक ये दोनों मिले ही नहीं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ग्रीन बीटल्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा क्रोमोजोम्स आ गए या फिर कम क्रोमोजोम्स आ गए। हम लोग मान लेते हैं कि ज़्यादा क्रोमोजोम्स आ गए और ये ग्रीन कलर के बीटल्स इतना एडवांस हो गए कि ग्रीन कलर के बीटल्स रात में चमकने लगे। है ना इंटरेस्टिंग? और ये रेड कलर की बीटल्स वैसे ही रह गए। तो इस जेनेटिक म्यूटेशन के कारण या फिर जेनेटिक वेरिएशन के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट वाज अबाउट द स्पीशिएशन। तो किस तरीके से एक नए स्पीशीज बन जाता है, इसका एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स। अब मैं ये आप लोगों के लिए एक मिनट में गूगल पे भी ढूंढ लेता हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बहुत, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में जैसे ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो देखो, नमबैट नाम का एक एनिमल होता है जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलता। या फिर एक मिनट रुक जाओ, ओके, क्वाला, क्वाला हमारे यहाँ पे मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, इमू या फिर ऑस्ट्रिच, तो वो भी नहीं मिलता। प्लेटिपस हमारे यहाँ पे थोड़े से अलग होते हैं, उनके वहाँ पे थोड़े से अलग होते हैं। जो तस्मेनियन डेविल है, तो ये एनिमल हमारे यहाँ पे तो मिलता ही नहीं, हमारे यहाँ पे बस चूहे होते हैं। तो ऐसी जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका है। कंगारूज हमारे यहाँ पे कहीं पर भी नहीं मिलते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मिलते ज़रूर हैं। वाई इज़ दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किस तरीके से काम करता है। ओके, अब इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, अब ये जानेंगे। एक मिनट में थोड़ा सा डार्क कर लूँ ये वॉलपेपर, ओके,
ताकि चश्मे में ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना आए। ओके, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? टुकड़ों में बांटना या फिर ग्रुप्स में बांटना। अब किस चीज़ को ग्रुप्स में बांटने की बात की जा रही है, जान लेते हैं दोस्तों। Based on these principles, we can work out the evolutionary relationships of the species we can see around us. It is sort of going backwards in the time. We can do this by identifying hierarchies of the characteristics between species. Based on this principle, तो हमने ये जो नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रिंसिपल देखा, तो इसके बेसिस पे हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब क्या कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से आया होगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया होगा, तो इसका पता हम लोग काफ़ी तगड़े तरीके से लगा सकते हैं। इसकी बात आपकी एनसीईआरटी करती है, और इस तरीके से नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म में आती है तो इसका भी हमें आइडिया लग जाता है। ओके, बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स वी कैन वर्क आ रही यही। ओके, और वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के पीछे चले गए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पीछे चले गए, तो ऐसा फील होता है ना कि एक हम लोग टाइम मशीन में जाके पीछे टाइम में वक्त में पीछे जाके देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पर रहते होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है, ऐसा साइंटिस्ट को लगता है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन एनीवेज। Similarities among organisms will allow us to group them and then study the organisms. For this, the characteristics decide more fundamental differences among the organisms and which decide less basic differences. अब देखो, जितना ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, हम लोग ठीक से ऑर्गेनिजम्स को पढ़ पाएंगे। ठीक से ऑर्गेनिजम्स को पढ़ पाने से मैं क्या कहना चाहूँगा कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर पाएंगे ठीक से, और ये क्लासिफिकेशन होगा काफ़ी सारे बेसिक कैरेक्टर्स पर। अब ये बेसिक कैरेक्टर्स कैसे होंगे? तो सबसे बेसिक कैरेक्टर हो गया कि हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट द ऑर्गेनिज्म हैज़। क्या ये 2 चेम्बर वाला है या फिर क्या ये 3 चेम्बर वाला है। ये भी काफ़ी एडवांस्ड हो गई वैसे क्लासिफिकेशन। हम लोग तो इससे क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या इसमें खून है या फिर इसमें खून ही नहीं है, या फिर हम इससे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई क्या इसके अंदर, क्या ये मल्टी सेलुलर है या फिर ये सिंगल सेलुलर है। ये भी एक तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स एनीवेज, तो हम लोग इन कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या, हम कैरेक्टरिस्टिक्स से हम क्या कहना चाहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ और अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट वी हैव 4 लिम्स एंड दस अ कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो, हमारे अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो फंडामेंटल चीज़ें जो डिफ़र करती है तो उनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कह देते हैं। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो किसी स्पीशीज़ के स्पेसिफिक हो तो उससे हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। जैसे हमारे अंदर 4 लिम्स, मतलब 2 हाथ 2 पैर, ऐसे 4 लिम्स हो गए, तो ये 4 लिम्स आर a characteristic, या फिर 4 chambered heart is a characteristic in mammals. Mammary glands is also a characteristics in mammals only. तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन जो किसी और में नहीं मिलता, तो इसको हम एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। अब ये प्लांट्स के अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, अब प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये दोनों सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जो लंबे हैं वो एक सेपरेट हो गए, जो श्रब्स हैं तो वो एक सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन या फिर हाँ, स्पेसिफिक फंक्शन ही हम कह सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक वर्ड इन्होंने भी यूज़ किया है, पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म या फिर एक स्पेसिफिक शेप या फिर साइज़ है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट इसमें रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रखेंगे। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? मल्टी सेलुलर या फिर सिंगल सेलुलर। अब देखो, मल्टी सेलुलर कई सारे ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेलुलर भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो सबसे जो बेसिक होगा तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फिट आएंगे। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ for all living organisms. The characteristics in the next level of classification would be shared by most, but not all organisms. A basic characteristics of cell design that differs from the other organism is whether the cell has nucleus. अब देखो, और एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूँ। देखो, कुछ सेल्स जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस डिफाइंड डिफाइंड होता है,
और कई सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। अब ये डिफाइंड होना, ये डिफाइंड ना होना, इससे क्या मतलब सर? तो देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गया और उसके अंदर ऐसी 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 चीज़ें होंगी, और कुछ ऐसी होंगे जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होंगे जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को कवर्स होंगे। तो ये सबसे बेसिक चीज़ हो गई जिसके ऊपर हम लोग एक सेल को, किसी गिवन सेल को क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई ये आ, इसके अंदर न्यूक्लियस है ठीक से और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग दो कैटेगरीज में सेल्स को डिवाइड करते हैं। ये कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब सर ये काफ़ी आगे वाली चीज़ें आप बता रहे हो। जी हाँ, आगे वाली चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन सेल्स के अंदर जिन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब उनके अंदर बस ऐसा मिक्सचर होता है, सूप होता है, तो उनको हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक। जिनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गन्स होते हैं, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, हर ऑर्गन को ठीक से कवर होता है, उसको हम कह देते हैं यूकैरियोटिक। अब देखो, ये प्रोकैरियोटिक आप कैसे ध्यान में रखोगे? ये प्रो और ये पुराना, ओके, पुराना सेल हो गया इसलिए इसके अंदर सब कुछ मिक्स्ड है। अभी यूकैरियोटिक मतलब ये काफ़ी रिसेंटली डेवलप हुआ हुआ सेल है, तो ये नया है। उसके बाद देखो, इसके अंदर सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स नहीं होते। आई मीन जो अंदर सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, या फिर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो वो इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर हर ऑर्गेनली को ठीक से कवर होता है। ये बस चीज़ें आप लोगों को जान लेनी है। तो ये एक बेसिक फंडा हो गया क्लासिफिकेशन का। 27 मिनट्स इनटू द लेक्चर, हिट द सब्सक्राइब बटन भाइयों। अब हम इसको ख़त्म करेंगे, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को रोक देंगे यहाँ पर। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो रियल लाइफ आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलने वाली है, तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ठीक से ट्रेस करने वाले हैं, ट्रेस। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन अब हम ये सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं। तो देखो, अमंग द ऑर्गेनिजम्स विथ न्यूक्लिएटेड सेल्स, विच वंस आर unicellular and which are multicellular, that property marks a very basic difference in the body design, because the specialization of the cell type and tissues among the multicellular organisms, whether we can undertake photosynthesis or not, will provide the next level of classification. अब देखो, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ यहाँ पे जाके नहीं रुकता। तो देखो, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भाई ये कैसा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है या फिर नहीं है। अगर न्यूक्लियस है तो फिर ये फोटोसिंथेटिक है या फिर फोटोसिंथेटिक नहीं है। उसके बाद अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो उसके बाद हम लोग ये भी लेंगे कि, तो अगर समझ लो ये फोटोसिंथेटिक है, तो फिर क्या ये मल्टी सेलुलर है या फिर ये सिंगल सेलुलर है, अगर वहाँ पे जाके रुके। अगर नहीं है तो फिर क्या इसके अंदर अंदर से स्केलेटन है या फिर बाहर से स्केलेटन है। तो ऐसे आगे 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 जाते हुए हम लोग ऐसे डिवाइड करते हुए जाते हैं चीज़ों को, और ऐसे ही क्लासिफिकेशन रियल लाइफ में होती है। तो ये कुछ ऐसे 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 पैटर्न्स में आप लोगों को क्लासिफिकेशन दिखेगी ऑर्गेनिजम्स की। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Among the multicellular organisms that cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside, okay, तो ये कुछ इस तरीके से फंडामेंटल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये इंटरेस्टिंग तो वैसे बहुत है पढ़ाने के लिए, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि लाइक दिस इज़ द बेसिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा। 11th स्टैंडर्ड का जब आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आप लोगों को मेरी याद आने वाली है। We can see that even these few questions that we have asked here, ओके, हायरार्की। हायरार्की इज डेवलपिंग दैट अलाउज अस टू मेक क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो देखो, अभी हमने जो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करी, तो ये एक हायरार्की क्रिएट करती है। हायरार्की मतलब ऊंच नीच या फिर डिफरेंस क्रिएट करती है दो क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स के बीच में। तो देखो, आपने अभी देखा ये वाला सेपरेट हायरार्की, ये सेपरेट हायरार्की हो गई। तो कुछ इस तरीके से हायरार्कीज क्रिएट की जाती है
जो कि एनेबल करती है हमें फर्दर क्लासिफिकेशन करने के लिए। एंड ये क्लासिफिकेशन तब तक नहीं रुकता जब तक आप लोग एकदम स्पेसिफिक कैरेक्टर तक आ नहीं जाते। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज विल हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। जितनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एक स्पीशीज़ की और दूसरी स्पीशीज़ की जितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगी उतने वो क्लोजली रिलेटेड होंगे। अब देखो, ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। ह्यूमंस एंड चिंपांजीज दोनों को 4 लिम्स है, हम लोग क्लोज है। दोनों को 2 आंखें हैं, हम लोग क्लोज है। दोनों का खून गर्म है, लाइक वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम लोग क्लोज है। बोथ हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, वी आर रियली रियली क्लोज। बोथ हैव मेमोरी ग्लैंड्स, वी आर रियली रियली क्लोज। बोथ हैव सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर, वी आर रियली रियली क्लोज। वी हैव हेयर्स ऑन आवर बॉडी विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, सो वी आर रियली रियली क्लोज। तो इस तरीके से देखो, एक पंछी ले लेते हैं और एक ह्यूमन ले लेते हैं, हमारे में काफ़ी कम चीज़ें कॉमन है। जैसे कि उनका भी 4 चैम्बर्ड हार्ट, हमारा भी 4 चैम्बर हार्ट। उनका भी वार्म ब्लडेड, हमारा भी वार्म ब्लडेड बॉडी। उनके पास विंग्स है और उनके पास फेदर्स है, लेकिन हमारे पास हेयर्स हैं। ऐसे आ जाते हैं डिफरेंसेस। तो इस वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वी आर मोर रिलेटेड टू ओरंगुटैंस देन वी आर रिलेटेड टू अ बर्ड। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। एंड जितने ज़्यादा कंपैरिजन्स होंगे उतने आप लोग बायोलॉजिकली पास होंगे। जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे उतने आप बायोलॉजिकली अलग होंगे। अब ये मैं डांस करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड कॉमन एंसिस्टर। अब देखो, जितना हम लोग क्लोज रिलेटेड होंगे ना उतने ज़्यादा कॉमन एंसिस्टर्स हमारे होंगे। तो ओरंगुटैन एंड ह्यूमंस का एक कॉमन एंसिस्टर था। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसको हम कहेंगे कॉमन एंसिस्टर। उसी तरीके से ओरंगुटैन और गोरिल्ला का भी एक कॉमन एंसिस्टर रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है। वैसे ही कहीं ना कहीं पे प्लांट्स का एंड ह्यूमंस का भी एक कॉमन एंसिस्टर रहा होगा, लेकिन वो कॉमन एंसिस्टर कई साल पहले से या फिर कई बायोलॉजिकली बेसिक ऑर्गेनिज्म रहा होगा। अब उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ वैसे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एन एग्जाम्पल विल हेल्प। अ ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली। अब मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है, अब और एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। ओके, अब इससे हम लोग क्लासिफिकेशन को भी समझ सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। एक और बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आप और आपकी बहन, या फिर आप और आपका छोटा भाई, या फिर बड़ा भाई बड़ी बहन, डजेंट मैटर, तो वो काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकली क्लोज है इन कंपेरिजन टू आप और आपका कज़न या फिर आपकी कज़न। तो आप में और आपकी सिस्टर में ज़्यादा जेनेटिक क्लोजर है इन कंपेरिजन टू आप और आपकी कज़न। सो दिस इज़ वॉट अगेन इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस तरीके से हमें इवोल्यूशन के बारे में कई सारी चीज़ें पता चल जाती है। आई होप यू गाइज आर हैविंग फन। सब्सक्राइब टू विन साइंस। 33 मिनट्स इन टू द लेक्चर, काफ़ी मज़ा आते हुए पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। हिट द सब्सक्राइब बटन। अब देखो, ये लास्ट वाला पैराग्राफ है और इसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। We can thus build a small group of species with recent common ancestors, then supergroups of these with more distant common ancestors, and so on. In theory, we can keep going backwards like this until we come to a notion of the single species at a very beginning of evolutionary time. If that is the case, then some point of the history on the earth non-living material must have given rise to life. There are many theories about how this might have happened and it would be interesting to come up with the theories of your own. अब देखो, ये काफ़ी यूजलेस पैराग्राफ है वैसे, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो मैं बताना चाहूँगा। देखो, सबसे कॉमन हमारा एंसेस्टर तो था एक सिंगल सेल, कॉमन एंसेस्टर वो था। दूसरी बात, विथ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स, तो जितने ज़्यादा आप लोग दोनों क्लोज होंगे तो उतना आपका रिसेंट कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे आप और आपकी बहन, तो उनका सबसे कॉमन एंसेस्टर क्या है? आपकी माँ। लेकिन आप और आपका दूर का रिश्तेदार, तो उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना होगा, आप लोगों को शायद मिलेगा भी नहीं। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें वेरी करती हैं, यही बताया गया। एट द एंड ऑफ द डे आप और पेड़ों के बीच में एक कॉमन एंसेस्टर होगा, तो वो इट probably must be a single cell. This is what this paragraph tries to tell.
एनीवेज, यू गाइस आर वाचिंग विन साइंस। अगर आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा है, इफ़ यू गाइस फाइंड वैल्यू, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। आज का ज्ञान यहीं पे ख़त्म होता है। पीस।